स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आवाज़ आ रही है आप सब लोगों को? चलिए, तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैनेजमेंट की क्लासेस चल रही हैं और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, है ना। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपको मैनेजमेंट का ये सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं ये बोल रही थी आप लोगों से कि जैसे कि आज आपको पता है कि हमारी एप्लीकेशन पे क्लास हुई है ना। उस क्लास में हमने विधियां देखी हैं, ठीक है, कि डिसीजन मेकिंग की कौन कौन सी मेथड हो सकती हैं, है ना। डिसीजन मेकिंग की कौन कौन सी मेथड हो सकती है और उस हिसाब से हमने क्या करा है, उस हिसाब से अभी इन क्वेश्चंस को बनाया गया है कि वह ये क्वेश्चन आपसे बने। ठीक है, तो पहले वो आप वो क्लास देख लीजिए और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निर्णय की जो वैज्ञानिक विधि है, निर्णय की जो वैज्ञानिक विधि है वो किस पे आधारित होती है? कारण के सिद्धांत पे, परिणाम के सिद्धांत पे, कारण और परिणाम के सिद्धांत पे, या सभी पे? ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो वैज्ञानिक विधि है, आपको पता है कुछ परंपरागत विधि होती है, कुछ वैज्ञानिक विधि होती है। ठीक है, जहां विज्ञान रहता है वहां कारण और उसका परिणाम दोनों चीजें क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कारण के सिद्धांत पे, परिणाम के सिद्धांत पे, थर्ड या सभी? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? थर्ड। बहुत बढ़िया, चलिए, थर्ड आंसर होगा। जिन लोगों ने भी इसका आंसर थर्ड दिया है बिल्कुल सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परिणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव और वैज्ञानिक निर्णय यानी कि साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग मेथड में शामिल नहीं है ना, डू नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, कौन सी विधि शामिल नहीं है? प्रयोग प्रणाली विधि, शोध प्रणाली विधि, सांख्यिकी विधि, या सामूहिक निर्णय विधि? क्या एक्सपेरिमेंटल सिस्टम, रिसर्च मेथोडोलॉजी, स्टैटिकल मेथोडोलॉजी, या कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग? ठीक है, तो आपको पता है कि मैंने जब वैज्ञानिक विधि पढ़ाई है तो ये तीनों किस में, वैज्ञानिक विधियों में शामिल है। जो 6 वैज्ञानिक विधि हमने पढ़ी है उनमें ये शामिल है वैज्ञानिक विधि में। ठीक है ना, ये वैज्ञानिक विधि में शामिल है। और जो सामूहिक निर्णय विधि है ये किस में है? ये परंपरागत में है, जिसमें हम सब लोग मिलकर, एक साथ मिलकर क्या करते हैं, किसी डिसीजन पे या किसी निष्कर्ष पे पहुंचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 4। चलिए, जिनका भी आंसर 4 है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब निर्णय की अन्य सभी विधियां असफल सिद्ध हो जाएं तब प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जब निर्णय की अन्य सभी विधियां क्या हो जाएं, असफल हो जाएं, तब प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? प्रयोग विधि का, शोध विधि का, मॉडल मेथोडोलॉजी, या सभी का? किसका प्रयोग करना चाहिए? जब प्रयोग की अन्य सभी विधियां असफल हो जाए तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमें प्रयोग विधि का यूज करना चाहिए। प्रयोग विधि में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जितने भी विकल्प होते हैं हम उनमें से क्या करते हैं, किसी एक एक विकल्प को यूज करके देखते हैं थोड़ा थोड़ा, कि भाई प्रयोग के आधार पे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि हाँ इससे हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे, तो ऐसे तो प्रयोग विधि का यूज करना चाहिए। ठीक है, चलिए, थर्ड के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं, शोध प्रणाली का प्रयोग करते समय प्रबंधक को काम लेना चाहिए। शोध प्रणाली का प्रयोग करते समय, while using the research methodology the manager should take, किससे काम लेना चाहिए? श्रम से, अधीनस्थों से, धैर्य से एवं विवेक से। चलिए, आप लोग आंसर दीजिए। चलिए, तो जैसे कि आपको पता है श्रम और अधीनस्थों से तो इसमें कोई मतलब है ही नहीं, धैर्य से है, और धैर्य के साथ अगर विवेक का यूज करें, ठीक है, पेशेंसली आप लोग अगर शोध करना चाह रहे हैं तो शोध करते समय हमें एक्सपेरिमेंटल या फिर रिसर्च करते समय, ठीक है, रिसर्च करते समय हमें क्या करना चाहिए? हमें पेशेंस भी होना चाहिए, उसके साथ हमारे पास विवेक भी होना चाहिए। धैर्य और विवेक दोनों से हमें काम लेना है। ठीक है, चलिए, तो 4th नंबर का सही आंसर। ठीक है, 5th नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 5th नंबर पे लिखा हुआ है, मकान, कार, स्कूटर, टीवी, वीसीआर, रेडियो आदि के निर्माण के लिए निर्णय की कौन सी विधि अपनाना चाहिए? ठीक है, जब हम हाउस, कार, स्कूटर, टीवी, वीसीआर डिसीजन मेथड शुड बी अडॉप्टेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, रेडियो, ईटीसी, मतलब इन सब के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे आप कौन सी विधि अपना सकते हैं? भाई शोध, प्रयोग, नमूना, या मॉडल विधि? जैसे कि आपकी कंपनी है ना, आपकी कंपनी ये सब काम कर रही है, इस तरह की चीजें बना रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? नई तकनीकों पे आधारित इनका एक मॉडल बना के, नमूना बना के आप उसको, उस विधि का यूज कर सकते हैं। अगर वो सही है तो आप बाकी सारी चीजों में फिर उसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो नमूना यानी कि एक मॉडल रूप में बना लिया जाता है, मैंने आपको बताया था। तो ये कौन सी विधि होगी? ये आपकी 5th का आंसर है 3, नमूना या मॉडल विधि। बहुत बढ़िया, चलिए, जिनका भी आंसर 3 आया है बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, 6 का।
6 नंबर के क्वेश्चन पे, निर्णयन की आर्थिक, वित्तीय एवं वित्तीय विधियां हैं समविच्छेद बिंदु, अनुपात विश्लेषण, पुनर्भुगतान विधि या इनमें से कोई नहीं। समविच्छेद बिंदु को मैंने आपको बताया था बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं, अनुपात विधि, पुनर्भुगतान या कुछ नहीं, जब सभी मतलब, है ना। आपको इन सब में से आंसर देना है। जब तक मैं आपको थोड़ा सा, जो लोग हमारे एप्लीकेशन पे नहीं जुड़े हैं उनको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, जब भी हम निर्णयन की आर्थिक और वित्तीय विधियां ले रहे हैं, मतलब आर्थिक और वित्तीय विधि पे आधार पर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम हमारे फाइनेंशियल चीजों को देखेंगे कि भाई पहले हमारा कितना प्रॉफिट हुआ था, बाद में हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि समविच्छेद बिंदु, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिखा हुआ है, आप इसको बीईपी भी लिख सकते हैं, है ना, ब्रेक इवन पॉइंट। ये समविच्छेद बिंदु वह बिंदु होता है जहां से हमने कोई लागत का यूज कराओ और फिर उसके बाद हमारा परिणाम निकलाओ, है ना, तो उनके बीच का बिंदु होता है ना। हमें जिस हिसाब से हमने जो पैसा लगाया है और जो हमें मिला है वो बराबर रहते हैं, ठीक है। इसका एक ग्राफ भी बनता है, आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा। जैसे कि मान लीजिए ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है, इसमें हमने लागत और परिणाम जब हमारे एक समान हो जाते हैं, लागत और परिणाम जब हमारे एक साथ हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, यानी कि बीईपी पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद अनुपात विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण में हम ये देखते हैं कि हमने पिछले साल हमारे क्या प्रॉफिट हुआ, वित्तीय अनुपात लगाते हैं हम, है ना, वित्तीय विश्लेषण करते हैं, भाई पहले कितना खर्च था, अब कितना हो रहा है, या भविष्य में कितना हो सकता है, ठीक है। कुल मिला के ये समझना है आपको। पुनर्भुगतान विधि तो आप समझ ही रहे हैं कि उसका बाद में हम पेमेंट करते हैं। जैसे कि हम लोग कोई जैसे आप क्या बोलते हैं उसको, ऋण वगैरह ले लेते हैं, मतलब आप लोग किसी से उधार वगैरह लेते हैं, ऋण वगैरह ले लेते हैं, है ना, तो उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, बाद में उसको पेमेंट करते हैं, तो वो पुनर्भुगतान विधि है। तो ये सारी विधियों से क्या कर सकते हैं आप लोग, डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग की ये कौन सी विधियां हैं, ये डिसीजन मेकिंग की वित्तीय और आर्थिक विधियों में शामिल है। तीनों पॉइंट बहुत बढ़िया, जिनके आंसर भी 6 का 4 आया है, बहुत बढ़िया है। चलिए 7 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। सांख्यिकी विधि यानी कि स्टैटिकल मेथड, है ना, रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, सांख्यिकी विधि क्या संबंधित है, सांख्यिकी तथ्यों के, किन सांख्यिकी, बार बार लिख दिया गया, सांख्यिकी विधियां संबंधित है, ठीक है, उनके संग्रहण से, उनके प्रदर्शन से, यानी कि उनके कलेक्शन से, उनके परफॉर्मेंस से, या उनके वितरण, विश्लेषण और निर्वचन से, है ना, डिलीवरी, एनालाइज और इंटरप्रिटेशन, ठीक है। किससे संबंधित है भाई, मैंने आपको सांख्यिकी विधियां बताई थी, सांख्यिकी विधियां किससे संबंधित है, उनके जो हमारे पास जो आंकड़े आ रहे हैं वो किससे संबंधित है, उनको संग्रह से, उनके प्रदर्शन से, या उनमें जो भी उतार चढ़ाव हो रहा है ना, सांख्यिकी के हिसाब से आप ये समझ लीजिए जो हमें डाटा मिला है उसमें जितना उतार चढ़ाव हो रहा है उसके निर्वचन यानी कि विचलन में से ही समझ सकते हैं आप लोग कि कितना ज्यादा हो रहा है, कितना कम प्रॉफिट हो रहा है, तो उन सब से, ठीक है। तो सांख्यिकी विधियां संबंधित हैं किनसे, चलिए आंसर दे दीजिए आप लोग, थोड़ा सा मैं आप लोगों को टाइम दे रही हूँ, जब तक आप लोग आंसर दे दीजिए। चलिए, तो जिनका भी आंसर 4 आ रहा है बहुत सही, उपयुक्त सभी से, है ना। आप लोग पढ़ेंगे ना थ्योरी, उसके बाद ये क्वेश्चन आराम से लगेंगे, जो लोग भी थ्योरी पढ़े उसके बाद ये क्वेश्चन आराम से लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी विधियों में मुख्य है सैंपलिंग तकनीक, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, संभाव्यता का सिद्धांत, या सभी। मैंने आपको बताया था सांख्यिकी विधियों में सैंपलिंग टेक्निक, है ना, सैंपलिंग से तो आप समझ रहे हैं, हाइपोथेसिस यानी एक तरह से अनुमान लगाना, कल्पना करना, ठीक है, हाइपोथेसिस कल्पनाओं पे आधारित, जैसे हमारे अनुमानों पे आधारित होती है, ठीक है, और संभाव्यता पे यानी कि प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है, कि क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। तो सांख्यिकी विधियों में मुख्य है सैंपलिंग, हाइपोथेसिस, संभाव्यता, तीनों शामिल हैं, तीनों शामिल है, मैंने आपको तीनों बताया हुआ था, तीनों शामिल है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी। 8 का आंसर क्या आया है, 4। चलिए 9th नंबर पे आते हैं, वह विधि जो निर्दिष्ट लक्ष्यों के संबंध में समस्या के समाधान हेतु परिणात्मक आधार, परिणात्मक आधार यानी कि क्वांटिटेटिव बेस तैयार करती, प्रस्तुत करती है, क्या कहलाती है, क्वांटिटेटिव बेस प्रस्तुत करती है, क्या कहलाती है, क्रियात्मक शोध विधि, सांख्यिकी विधि, नमूना विधि या शोध। आपको पता है कि ये शोध विधि भी नहीं हो सकती है, नमूना विधि भी नहीं हो सकती। अब आपको कंफ्यूजन होगा सांख्यिकी विधि में और क्रियात्मक शोध विधि में, ठीक है। तो परिणात्मक आधार पूछा है आप लोगों से, परिणात्मक आधार यानी कि क्वांटिटेटिव बेस प्रदान करती है ना, तो ये कौन सी होगी, क्रियात्मक शोध विधि, क्रियात्मक शोध विधि एक परिणात्मक आधार प्रस्तुत करती है, ठीक है। चलिए तो फिर 9 का आंसर आप लोगों ने क्या लगा लिया, 1। चलिए 10 क्वेश्चंस लिखते हैं, 10th नंबर का क्वेश्चन,
क्रियात्मक शोध विधि की तकनीक नहीं है। जैसे कि आपको पता है क्रियात्मक शोध विधि है, उसमें हमने बहुत सारी, एक लास्ट में पढ़ी थी और उसके अंदर हमने 3 से 4 देखी हुई है ना। चलिए, तो ये 3 से 4 जो विधियां हैं उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? रेखीय, प्रतीक्षा, खेल या शोध प्रणाली। आपको पता है कि रेखीय कार्यक्रम, प्रतीक्षा पंक्ति कार्यक्रम, खेल सिद्धांत। खेल सिद्धांत में प्रतीक्षा पंक्ति मतलब एक ग्राहक कितनी देर तक लाइन में खड़ा हो सकता है ना, मैंने आपको इससे बताया था। खेल सिद्धांत यानी कि 2 प्रतिस्पर्धा। रेखीय सिद्धांत में मैंने आपको बताया हुआ है। क्या नहीं बताया आपको? शोध प्रणाली। शोध प्रणाली क्या है? इससे अलग है, इसमें शामिल नहीं है, क्रियात्मक शोध विधि में शामिल नहीं है। चलिए, 10 का आंसर क्या हुआ? 4। 11 पे आते हैं। 11, किसी समस्या के विभिन्न घटकों के आधार पर विभिन्न गणितीय विकल्प तैयार करके उनका मूल्यांकन किया जाता है। भाई मैंने आपको रेखीय का डिस्क्रिप्शन इसलिए ही नहीं बताया था क्योंकि अगला क्वेश्चन उसी से, अब मैंने बोल दिया तो आप लोगों को आंसर आ ही जाएगा होगा। खैर, किसी समस्या के विभिन्न घटकों के आधार पर विभिन्न गणितात्मक विकल्प तैयार करके उनका मूल्यांकन किया जाता है। इस मान्यता पर कौन सी निर्णय तकनीक आधारित है? रेखीय, प्रतीक्षा पंक्ति, खेल सिद्धांत या शोध प्रणाली? देखिए, लीनियर प्रोग्राम, वेटिंग लाइन थ्योरी, आप प्रतीक्षा पंक्ति को इसको क्वीनिंग भी लिख सकते हैं और इसको क्यू सिद्धांत भी बोला जाता है। आप लोग जानते भी होंगे क्यू सिद्धांत या क्वीनिंग, वेटिंग, जो भी आप बोलना चाहें, एक पंक्ति वाला, ठीक है। और उसके बाद गेम थ्योरी। गेम थ्योरी आपको पता है कि आप 2 लोग हो आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हो तो उस तरह को आप क्या बोल सकते हो? गेम थ्योरी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, और शोध प्रणाली यानी कि रिसर्च सिस्टम। तो किसी समस्या के विभिन्न घटकों के आधार पे गणितात्मक विकल्प तैयार करना, ये है हमारा रेखीय कार्यक्रम, ठीक है, लीनियर प्रोग्राम, ठीक। चलिए, 12 नंबर का क्वेश्चन, गणितीय आधार पर मानव व्यवहार का विश्लेषण करता है और क्यू लंबाई को निर्धारित करता है, यह सिद्धांत कहलाता है ना, इनडायरेक्टली क्यू सिद्धांत। और क्यू से बना हुआ है क्यूनिंग, जिसका मतलब होता है पंक्ति, ठीक है। और प्रतीक्षा पंक्ति सिद्धांत में मैंने आपको बताया था, उसका एग्जांपल ये है कि भाई कोई व्यक्ति की एक असंतुष्टता की सीमा क्या है? एक ग्राहक भी है वो लाइन में तब तक खड़ा हो सकता है जब तक वो असंतुष्ट ना हो, ठीक है। तो इस आधार पे हमने क्या बोला था? प्रतीक्षा पंक्ति सिद्धांत, है ना। मतलब कितनी देर तक इंसान किसी चीज का इंतजार कर सकता है, कतार में खड़ा रह सकता है, एक तरह से ये बोला जा सकता है उसे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर होगा बी। चलिए, 12 का आंसर होगा बी, ठीक है। चलिए, 12 का आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। अब आ जाते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन पे। एक ग्राहक लाइन में तब तक ही खड़ा रह सकता है जब तक कि उसमें असंतोष पैदा ना हो जाए, यह भाव के सिद्धांत को दर्शाता है। मैंने आपको बताया था क्यूनिंग जो फिर क्यू थ्योरी, जिससे क्यू निकला, ठीक है, क्यूनिंग, है ना, जिससे क्यू निकला। तो ये किससे आधारित है? क्यू सिद्धांत से। आपको इसका आंसर तो पता ही होगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं आता, सारी विधियों से ही क्वेश्चन है आज, क्योंकि आप लोगों को विधियां ही पढ़ाई है। सभी व्यवसाय अपने प्रतिस्पर्धी व्यवसाय के अधिक लाभ कमाने की चेष्टा करने की दृष्टि से अपनी रणनीति बनाते हैं। भाई अधिक प्रतिस्पर्धा, है ना, प्रतिस्पर्धा आ गया, यानी कि क्या कर रहे हैं आप? कंपटीशन कर रहे हैं और खेल खेल रहे हैं। तो ये कौन सी विधि में आएगा? खेल विधि में। बहुत बढ़िया, जिनके भी आंसर बी आ रहे हैं, है ना, बी आ रहे हैं, खेल विधि होगी कि नहीं होगी? खेल विधि ही होगी ना। चलिए, तो गेम थ्योरी, जिसे आप खेल विधि कहते हैं, खेल सिद्धांत। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और किसी सिक्के को 10 बार उछाला जाए तो संभावना नहीं होगी कि 5 बार हेड और 5 बार टेल आएगी। इस मान्यता पे आधारित, ठीक है, इस मान्यता पे आधारित कौन सा सिद्धांत है? चलिए, आप लोग इसका आंसर, 2 मिनट पानी पी लूं। ठीक है, किसी सिक्के को 10 बार उछाला जाए तो संभावना होगी कि 5 बार हेड और 5 बार टेल आए। इस मान्यता पे आधारित सिद्धांत है। भाई आपको पता है ये जो हम हेड टेल पढ़ते थे कि 5 बार हेड आना, 5 बार टेल आना, सिक्के को उछालना, किसी बक्स में से गेंद को निकाला जाना, या कितनी काली गेंद, कितनी लाल गेंदों का होना, ये सब किसके क्वेश्चन है? ये सब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, यानी कि प्रायिकता के, ठीक है। प्रायिकता को आप संभाविता सिद्धांत भी बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो किसका दिख रहा है? प्रोबेबिलिटी का। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार 5 बार हेड और 5 बार जब टेल आएगा तो इस क्या हो सकता है? इस सिद्धांत के अनुसार कौन सी विधि हो सकती है? प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ठीक है। तो आंसर क्या सही है? 3। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 3। चलिए,
ये रही आपके आंसर की। उम्मीद है कि आप लोगों को आंसर अच्छे समझ में आए होंगे और क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे। पढ़ के आएंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन बनेंगे, और नहीं पढ़े तो आप लोग क्या करिए, विधियां पढ़िए किसकी, डिसीजन मेकिंग की। तो डिसीजन मेकिंग की हमारे क्वेश्चंस और चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, हम ऑर्गेनाइजेशन शुरू करेंगे, ठीक है, और उसके क्वेश्चंस लगाएंगे कल से, ठीक। चलिए, तो क्या करना है, आप लोगों को हमारा एप्लीकेशन पे जुड़ना है, तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन पे जाइए, हमारा कोर्स लीजिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और क्वेश्चंस लगाते रहें, है ना। 1 से 1.5 घंटे में आपका अगर एक एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है रोज, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है ना, और क्वेश्चंस भी लग रहे हैं। तो चलिए, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कैसी लगी आप लोगों को क्लास, कमेंट में लिखना है। और देखिए, मेरी भी एक सीमा, ये सारे सिद्धांत तो बहुत डीपली जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा थ्योरी बता दी है ना। और पॉसिबल होगा तो यूट्यूब पे हम कोई क्लास रख लेंगे जिसमें आपको सारे सिद्धांत वगैरह एक साथ समझा दें डिसीजन मेकिंग के, है ना, जिससे ये क्वेश्चन आपसे बने। चलिए ठीक है, तो क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।